अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद खालिद रियान। तो बेटा आज जैसा कि आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो है हम अगला चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो बेटा देखें लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर्स इट इंक्रीज, यानी जब करंट जो है वो किसी कंडक्टर में पास करता है तो वो उस कंडक्टर का क्या इंक्रीज करता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स, एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा आपको पता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनको क्या करता है जी, उनकी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी उनको इंक्रीज करता है। लेट्स सपोज ये आपके पास कंडक्टर है तो इसके अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, इन एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से इन एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपके पास बी। अगला बेटा देखें, इफ़ अ चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम टी द करंट इज, यानी किसी क्रॉस सेक्शन में टाइम टी में कितना चार्ज फ्लो करे तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि ये इसे हम करंट कहते हैं। तो करंट के फार्मूला होते हैं आई ओवर क्यू ओवर टी। ठीक हो गया बेटा। चलो जी, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। अगला देखें, थर्ड एमसीक्यूज है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने इग्नोर नहीं करना। तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या है जी, वो होता है हमारे पास एम्पेयर, और इसे हम ए से शो करते हैं। तो इसका यूनिट जो होता है वो एम्पेयर होता है। अब ज़रा ये भी समझ लें कि एम्पेयर होता कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब किसी कंडक्टर में 1 कॉलम चार्ज फ्लो करे कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो हम कहते हैं कि उस पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 1 एम्पेयर। तो अब इसको थोड़ा और हम डीपली देखते हैं कि 1 कॉलम चार्ज का क्या मतलब है। कि आपको पता था एक कॉलम में बताया था 6.25 और 10 रेज पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं। इसका मतलब है जब किसी कंडक्टर में, ये कंडक्टर है मेरे पास, इसमें 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, इतने फ्लो कर जाएं, 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर जाएं 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर का जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पेयर है। और ये बहुत ज़्यादा करंट होता है, इवन के इसको तो हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हाथ लगाएंगे अल्लाह माफ़ करे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपने इसको हल्का नहीं समझना, 1 एम्पेयर करंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको ज़रा इस वैल्यू को कन्वर्ट तो करेंगे, कितने, ये करोड़ों से भी आगे जाती है वैल्यू, तो इतनी वैल्यू बनती है आपके पास। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जब आपकी बॉडी में से पास करेंगे तो क्या बनेगा। तो इसलिए आपको जो है ना, इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को है उसको बड़ा केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो खैर बेटा आगे देखें, अगला एमसीक्यू हमारे पास है 4, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर आपने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, एम्पेयर लॉ, कॉलम लॉ, ओम लॉ। आप बेटा देखिए चार्ल्स लॉ जो है ये तो आउट ऑफ स्कोप है, आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं। तो बेटा ये जो लॉज है ना, इनको मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आगे है जी एम्पेयर लॉ, तो वो भी आपको पता है कि नहीं है। कॉलम लॉ वो भी नहीं है, तो फिर कौन सा हो सकता है, ओम लॉ। ओम लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का मतलब है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रखें, तो फिर हमारे पास जो किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास कि अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, द चार्ज पासिंग थ्रू इट इन 1 मिनट। अगला एमसीक्यू हमारे पास 5 है, अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, द चार्ज पासिंग थ्रू इट इन 1 मिनट इज। करंट फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है एक कंडक्टर में से, चार्ज जो है उसकी वैल्यू जो है वो पूछ रहा है कितनी होगी, जबकि टाइम कितना दिया गया, 1 मिनट दिया गया। तो बेटा देखिए ये सिंपल फार्मूला आई इक्वल टू क्यू बटे टी, इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं। अब हमने क्यू फाइंड करना है, तो क्यू हो जाएगा जी आई और टी। तो बेटा देखें आई की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 एम्पेयर। ठीक हो गया, तो 1 वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई विद टाइम की वैल्यू 1 मिनट, तो उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में, तो ये 60। तो इसका मतलब है कि उसमें से जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 60 कूलम है। देखिए बहुत ज़्यादा चार्ज है ये। ठीक हो गया। अच्छा बेटा देखिए, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, B60 कॉलम।
6 क्वेश्चन देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ये इलेक्ट्रॉन जब है किसी कंडक्टर में, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये हमारे पास कंडक्टर था, इस कंडक्टर में क्या था हमारे पास, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से, और उनकी जो डायरेक्शन थी, अभी मैं ऐसे बना रहा हूँ डॉटेड में, ये एक इलेक्ट्रॉन था, एक यूँ जा रहा था, दूसरा यूँ जा रहा था, और एक जो है यूँ जा रहा था। सिमिलरली ये यूँ और ये यूँ। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इस वजह से जब कोई हम बैटरी नहीं लगाते तो इस कंडक्टर में कोई करंट पास नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जाएगा हमारे पास। तो अब बेटा देखें, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अलाइंड हो जाते हैं। अब ये अलाइंड किस डायरेक्शन में होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो यूँ जा रही है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सारे अलाइंड होकर इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं एक स्पीड के साथ जा रहे हैं, उस वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी गई, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है जी 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये आपकी बुक पे लिखी हुई है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना हो, जैसे स्टार्ट में मैंने कंडक्टर बनाया तो रैंडम जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, तो तब उसकी जो वैल्यू होती है ना, स्पीड जो इलेक्ट्रॉन रैंडम में कर रहे होते हैं उनकी सेवरल किलोमीटर पर सेकंड होती है। सेवरल किलोमीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर में वैल्यू होती है। लेकिन चूंकि वो रैंडम होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करता। तो बेटा अगला देखें एमसीक्यूज। फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्यों? इसके ऑप्शन देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ जी, बताएं कौन सा होगा। पहले में है जी कि नॉट अ स्ट्रेट लाइन अ कर्व ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा देखें, कहता है कि अगर नॉन ओमिक डिवाइस है तो उनका वी और आई के दरमियान जो ग्राफ हमने बनाए थे वो कैसे बनते हैं, वी और आई के दरमियान में। तो बेटा देखिए, अगर आप नोट करें तो हमने कहा था कि वो बनता है जी, अगर ओम लॉ फॉलो कर रहा है तो स्ट्रेट बनता है, अगर नहीं बन रहा तो नहीं कर रहा तो स्ट्रेट नहीं बनता। अब स्ट्रेट नहीं बनता, उसमें कर्व भी आ सकती है, कोई और भी आ सकती है। तो मोस्टली बच्चे यहाँ पे जो ऑप्शन लगा देते हैं ना, वो लगा देते हैं जी कर्व, कि कर्व बन जाती है। तो बेटा कर्व बनती ज़रूर है, लेकिन वो कर्व के अलावा कुछ और भी बन सकता है, यानी ये हमारे पास था। तो हमने कहा कि अगर ओम लॉ को फॉलो करेगा तो हमारी कर्व ये बनेगी वी और आई की। और अगर जो हमारे पास फॉलो नहीं करता तो फिर क्या होगा जी, हमारे पास फिर कुछ यूँ बन जाती है, या ऐसे भी बन सकती है, या ऐसे जाके ऐसे भी हो सकती है, ऐसे जाके ऐसे भी हो सकती है। तो कैसे बन सकती है, इसका मतलब है कि ये सारी कर्व्स नहीं है, इस ऐसे भी हो सकती है। तो राइट आंसर क्या आएगा कि बस आप ये बताएं कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी शेप बन सकती है। ठीक हो गया। तो फिर कुछ बच्चे ऑप्शन लगाते हैं सी वाला, तो वो रॉन्ग होगा। नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बस फॉलो करेगा तो स्ट्रेट लाइन, नहीं फॉलो करेगा तो नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो कुछ बच्चे ऑल ऑफ अबाव भी लगा देते हैं, तो वो तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन ओमिक डिवाइस जो है वो स्ट्रेट लाइन तो बनती नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन तो उसमें बनता ही नहीं, इसलिए ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। तो फिर कंफ्यूजन आ जाती है सी और ए में, तो वो मैंने दूर कर दी है। चलो जी बेटा, अगला एमसीक्यू देखते हैं, वो क्या है हमारे पास। अगले एमसीक्यू में ये कहा गया है कि द फोर्थ बैंड इज, ठीक हो गया, द फोर्थ बैंड इज गोल्ड बैंड, सिल्वर बैंड, ब्राउन बैंड, बोथ ए एंड बी। तो ये हमारे पास जो है कलर कोडिंग का पूछ रहा है आपसे। कलर कोडिंग में हमने कहा था कि कितने हमारे पास बैंड होते हैं जी, 4 होते हैं, और डिफरेंट जो हमारे पास वो कलर होते हैं, ये 2, 3 और 4। तो ये कलर कुछ भी हो सकते हैं। जो फोर्थ बैंड जो होता है उसको कहता है कि या तो गोल्ड होता है, और हमने पढ़ा था या क्या होता है, सिल्वर होता है। ठीक हो गया, सिल्वर। तो गोल्ड हो सकता है या सिल्वर हो सकता है, तो ब्राउन तो होता ही नहीं, इसलिए फिर हमारा ऑप्शन क्या आएगा जी, बोथ ए एंड बी, यानी गोल्ड बैंड या सिल्वर बैंड। ठीक हो गया। तो बेटा इसके बाद अगला देखें जी कि 9 है एमसीक्यूज है, गोल्ड बैंड शोज अ टॉलरेंस। तो हमने टॉलरेंस भी पढ़ी थी कि गोल्ड अगर होगा तो उसकी टॉलरेंस +-5 होगी, और अगर सिल्वर होगा तो +-10 होगी। अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर कितनी होती है, +-20। तो ये भी आपने याद रखना। ठीक हो गया बेटा। तो इसका फिर आंसर क्या आएगा हमारे पास कि वो लिखा हुआ है कि गोल्ड बैंड जो है वो शो करता है हमारे पास कितनी करता है, फिर +-5, यानी सी ऑप्शन।
अगला फिर देखिए 3-4 यहाँ से पूछ ले गए हैं। आगे है सिल्वर बैंड, तो सिल्वर बैंड कितनी करता है जी, +10, ठीक हो गया, ±10। और अगर हमारे पास इफ़ देयर इज़ नो फोर्थ बैंड, अगर फोर्थ बैंड नहीं है तो फिर क्या शो करेंगे हम, ±20%, ठीक हो गया जी। तो ये कवर हो गए बेटा। इसके अलावा एक और छोटी सी बात आपको बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, वैसे आपके लेवल में भी पूछ ले, तो वो ये है कि कुछ हमारे पास रजिस्टर जो होते हैं उनके बैंड ज़्यादा होते हैं, 4 से 5 भी होते हैं, तो उसमें 4 जो है ये कलर्स को शो करते हैं, बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, तो वो कलर्स को शो करते हैं। और ये 5वां जो है ये शो करता है जी टॉलरेंस। और कुछ रजिस्टर होते हैं जिनमें 6 होते हैं, तो अब जब 6 बैंड होंगे तो उसका मतलब होगा कि 4 जो है वो कलर को शो करते हैं, 5वां हमारे पास टॉलरेंस को शो करता है यानी टॉलरेंस, और जो छठा होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को शो करता है। किसको, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को, जिसका यूनिट हमने पर केल्विन लिया हुआ था, उसको शो करता है। तो ये भी आपने याद रखना है, उसको आई थिंक हम शो करते थे अल्फा से। तो बेटा देखें अगला MCQ देखें अब। आगे हमारे पास है जी MCQ नंबर 12 कि द वायर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रियोस्टेट इज़ ऑफ द मटेरियल, यानी हमने जो रियोस्टेट की कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी जो है वो मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो मैंगनीज की जो वायर होती है वो यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास आएगा डी। और ये मैंगनीज क्या होता है, ये कॉपर, निकल और हमारे पास आयरन और मैंगनीज का अलॉय होता है, भरत होता है, उनका मिक्सचर होता है, जिनमें कॉपर की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आई थिंक मैंगनीज की 12% होती है और बाकियों की ऐसे थोड़ी थोड़ी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कॉपर की होती है, आई थिंक 75% या इससे भी ज़्यादा होती है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है लेकिन कॉपर की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो 13 MCQ में यही पूछा गया आपसे कि इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियोस्टेट वी यूज़ मैंगनीज विच इज़ एन अलॉय ऑफ, वो किस किस का अलॉय है, वो हमारे पास आता है जिसका ऑप्शन आएगा डी। तो ये तो ज़ाहिर बात है, एक याद करने वाली बात है, आपको पता होना चाहिए, तो इसमें कोई इतना खास कंसेप्ट नहीं है। तो कॉपर, निकल, आयरन एंड मैंगनीज, तो कॉपर की इनमें जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रखी जाती है। आगे देखिए व्हेन द करंट इज़ बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जब वो कहता है कि बैटरी से आप करंट ड्रा करते हैं तो तब हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या बन जाती है। तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए आपने ये बैटरी दी जिसका EMF E था, किसको जी, एक कंडक्टर को जिसकी रेजिस्टेंस R है, ये आपने दे दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट फ्लो करेगा, उसकी वजह से क्या होगा। अब बेटा अगर आप गौर करें तो आपने देखा था कि बैटरी में एक्चुअल में क्या होता है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम काउंट करते होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसकी इतनी जो है ये क्या है जी, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसको हम बैटरी शो करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव। अब इसको R, स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया, और इसको ग्रेटर R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो कुछ जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा। आपको पता है कि जहाँ पे रेजिस्टर लगा हो और करंट पास करे तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, और वो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या होगा जी, वो होगा जी I बड़ा, क्योंकि I बड़ा फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस क्या है R है, तो एक पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो गया। और टोटल हमने क्या दिया था, EMF E, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और जब करंट इसमें से पास करेगा तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी जी, IR, जिसे हम V कह देते हैं, ठीक हो गया बेटा, ये होगी अकॉर्डिंग टू ओमला। तो अब वो ये कह रहा है कि V की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा देखिए अगर मैं टोटल की बात करूँ E, ये E फर्ज करें मैंने दिया था 10 वोल्ट, तो 10 में से फर्ज करें कि 2 वोल्ट जो है वो यहाँ पे ड्रॉप हो गया और बाकी कितना 8 वोल्ट इधर आ गया। तो अगर मैं टोटल E की बात करूँ 10, तो वो किस किस का हिस्सा है, 8 + 2 यानी IR 2 + 8 यानी IR कैपिटल। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आप बताएं V की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से V की वैल्यू निकालें, ये IR को मैं क्या लिखता हूँ V, तो ये E = आ जाएगा IR और प्लस ये बन जाएगा V, इधर मैंने शो कर दिया। तो V फिर क्या हो जाएगा, E - IR। तो ये आपने ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो हम करेंगे आगे। इसका मतलब है कि फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा जी, V = E - IR। तो बोथ A एंड C वाला जो है वो नहीं होगा, वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये रिलेशन बनता है हमारे पास, ठीक हो गया जी। बेटा देखिए अगला MCQ देखते हैं। अगला MCQ में है कि व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF R। अब देखें ये सेल मैंने कहा यानी बैटरी सेल जो है, अब आपको सेल और बैटरी का तो पता है ना
कि जो बैटरी होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करती है और सेल भी वही काम करता है। लेकिन जो बैटरी होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है। जब सेल इकट्ठे होते हैं तो उसे हम बैटरी कह देते हैं, सिंगल है तो वो सेल निकलाएगा, काम एक ही है। तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जब हमारे पास क्या होता है जी, कि वो कहता है कि जब आपके पास करंट ड्रा होता है सेल में से तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होते हैं, और ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपके पास, डिफरेंट होते हैं, सेम होते हैं, दोनों जीरो होते हैं, नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसका जो राइट आंसर वो क्या है, वो है डिफरेंट होते हैं। कैसे? मैंने कहा कि यहाँ पे कितना था 10 वोल्ट हमने ईएमएफ दिया, अब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया और यहाँ पे कितना की मिला हमें 8 वोल्ट। तो क्या 10 वोल्ट और 8 वोल्ट सेम है? नहीं, डिफरेंट है। इसलिए हम राइट आंसर हमारा क्या होगा कि जब जो है वो हम बैटरी के साथ कोई जो सर्किट है वो कनेक्ट कर देते हैं, कोई लोड लगा देते हैं, तो तब इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। जब फ्लो करता है तो कुछ इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाता है और कुछ इधर आ जाता है। और जब फर्ज करें कि हमारे पास ये लोड नहीं है तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर अब भी तो करंट जा रहा है तो ड्रॉप तो अब भी होना चाहिए। नहीं बेटा, जब सर्किट ओपन हो तो कोई करंट जो है इसमें से इस बैटरी में से नहीं जाएगा, बस ये ऐसे रहेगी, ऑफ ही रहेगी एक तरह की। इसका मतलब कि अब इसका 10 वोल्ट रहेगा। लेकिन जैसे ही हम ये लोड लगाते हैं तो करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप हो जाता है और बाकी इधर हो जाता है। तो ये और ये वैल्यू सेम नहीं रहती जब कनेक्ट हो तो। लेकिन जब टर्मिनल वोल्टेज ना हो, हमारे पास कोई लोड ना हो, यानी आई की वैल्यू 0 हो, तो इट मीन्स कि फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास ई की वैल्यू वही रहती है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक हो गया? तो ये आपने याद रखना है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर आंसर के डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया? तो चले जी बेटा, आज जो है हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगले सेट में स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो आपके जूनियर अभी FSC पार्ट 1 या 2 में हैं, उन्हें ये रिकमेंड करें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो बुक के अलावा कंसेप्चुअल हैं। कुछ क्वेश्चन बुक के भी आते हैं और कुछ कंसेप्चुअल मैंने डाले हुए हैं ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपकी एंट्री टेस्ट की तैयारी हो जाए। तो अगर एक बच्चा अभी फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है तो अगर वो साथ साथ चैप्टर कंप्लीट होता है तो वीडियोस देखता रहेगा तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसके टेस्ट में भी यानी पेपर में भी नंबर अच्छे आ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला एंट्री टेस्ट में भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो थैंक यू।